ओके बच्चों, अब चीज़ें आसान करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल जो प्लेन में जो एंगल होता है वो पढ़ा था, सॉलिड एंगल जो एक एरिया किसी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म करता है उसको अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे हम देखो कितनी ईजिली क्वेश्चंस को कर पाएंगे ये देखते हैं, चेक करते हैं। तो आ जाओ भाई, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंड, ठीक है, प्लेनर एंगल। तो इसको समझने के लिए कि सपोज एक स्फेयर हम लोग समझते हैं, एक स्फेयर है ऐसे, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि ये इसकी रेडियस है ऐसे आर यहाँ पर, और ये कोई एरिया ले लेता हूँ ऐसे, इसका ये वाला एरिया, ठीक है, जो इस पे कितना एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, ये आपका प्लेनर एंगल है, ठीक है, इसको अपन ओ बोल देते हैं। तो ये जो अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा इधर, तो इसके लिए हम देखते हैं कि भाई इसको पूरा स्फीयर को बोल लेंगे तो सॉलिड एंगल कितना बनने वाला है। ये क्या है, स्फीयर है, ठीक। चलो अब इसको हम कट कर लेते हैं ऐसे यहाँ से, और इसको यहाँ पे अब समझते हैं किस तरीके से ये बात कर रहा है। यहाँ से ये आपका ओ हो गया, ठीक है, सेंटर, और ये पूरा एंगल अल्फा है यहाँ तक, और रेडियस आर पूरा बनाए हम, तो ये कैसे दिखेगा अपने को, कुछ ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। ऐसे आपने कट करके वहाँ से इसको लेके आए, ऐसे इसको उठा के एक्सप्लेन कर देना। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये यहाँ से थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे गए हम लोग यहाँ पे ऐसे, और डी थीटा पे एक छोटा सा हमने क्या लिया, यहाँ पे एलिमेंट लिया ऐसे डी थीटा। ऑब्वियसली रेडियस तो आ रही होगी, तो सब जगह आ रही होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे पास ऐसे एक वो बन गया, ठीक है, एक रिंग थी ना, वैसा कुछ ये बन गया ऐसे, इस तरीके से। तो मैं अब क्या करूँगा, इसका एरिया निकालूंगा, क्योंकि यहाँ से जो है फिर मेरे पास चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। अब देखो इसका जो एरिया होगा, अगर उसकी मैं बात करूँ तो वो कितना होगा, देखो ये तो आर है, ये अपने पास ये थीटा है, तो आर कोस थीटा, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी इस वाले की, दैट इज आर साइन थीटा। तो इसको अगर मैं ऐसे साइड में से जाके देखूंगा तो मेरे को ये दिखने वाला है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मेरे को कुछ ये दिखेगा इस तरीके से, जिसकी रेडियस तो कितनी है, आर साइन थीटा, ठीक। और जो इसकी जो थिकनेस है ये वाली हो जाएगी आर डी थीटा। अच्छा, अब इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो एरिया मेरे पास क्या होगा, ऑब्वियसली स्मॉल एरिया ही लेंगे हम, छोटा सा ही तो एलिमेंट आपने लिया है, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियस, तो 2 पाई रेडियस आर साइन थीटा, ठीक है, और इसकी थिकनेस दैट इज आर डी थीटा। भाई ये जो एंगल है, ये जो है वो डी थीटा एंगल बना रहा है, रेडियस आर है, तो आर्क कैसे निकालोगे, रेडियस इंटू एंगल, ठीक है, तो वही तो अपन ने किया। तो इस तरीके से हमारे पास इसका पूरा एरिया आ गया, और साइड में से देखने पर आपको दिखेगा कैसे, ऐसे, और ये जो थिकनेस है ये है इसकी आर डी थीटा। अच्छा जी, एरिया आ गया, सॉलिड एंगल मेरे को निकालना है, तो टोटल एरिया डिवाइड बाय रेडियस, क्योंकि रेडियस तो हर पॉइंट की यहाँ से आ रही है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, तो मतलब मेरे को इसको पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो करते हैं इंटीग्रेट, तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2
पाई आर स्क्वायर को तो ले लो आप बाहर, ये बचेगा साइन थीटा डी थीटा और इसका इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया आ ही जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा जी, अब इसका लिमिट, तो लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से अल्फ़ा तक। ठीक है, थीटा मिनिमम 0 मैक्सिमम अल्फ़ा, तो भाई रख दो। अब साइन का क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस को तो बाहर ले लो, 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा 0 टू अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा माइनस है ना, 0 टू अल्फ़ा रखोगे तो अल्फ़ा माइनस कोस 0 1 हो जाएगा, ये माइनस अंदर ले लो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब फाइनल जो एरिया आ रहा है दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस अल्फ़ा, ये अपने पास आ गया। पर सर अपने को तो सॉलिड एंगल निकालना था, निकालते हैं भाई। तो सॉलिड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। क्या है भैया एरिया, देखो एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस दिख ही रहा है, तो 2 पाई ये बचेगा, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो बचेगा अपने पास 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फ़ा। तो इस तरीके से जो हमारे पास क्या आ गया, सॉलिड एंगल के अंदर और जो प्लेनर एंगल है उसके अंदर रिलेशन अपने पास आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करना सीखेंगे बाद में। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर प्लेनर एंगल और ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहो तो टैली भी कर सकते हो, है ना, चेक भी कर सकते हो भाई सर ऐसे ऐसे कैसे। तो जैसे अपन ने ये पढ़ा था हेमीस्फेयर वाला, 2 पाई करके कुछ आ रहा था ना शायद, हाँ ऐसे है ये हेमीस्फेयर, कि सर इसमें अप्लाई करके बताओ। सही बात है, लगाओ भैया लगाओ लगाओ। तो देखो अल्फ़ा कितना जाएगा 0 से 90, मतलब अल्फ़ा कितना हो जाएगा उस वाले केस में 90 हो जाएगा। 4 हेमीस्फेयर, अल्फ़ा 90 हो जाएगा, तो देखो 2 पाई भाई कोस 90 0 होता है, ये आ गया ना सीधे। और कंप्लीट वाले के लिए भी देख लो भैया, कंप्लीट इसमें इतनी मेहनत की है तो फिर अच्छे से देखो कि आता भी है कि नहीं आता। तो समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास आ गई है सॉलिड एंगल में और प्लेनर एंगल में रिलेशन। अगर इसको कंप्लीट कर देते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 180 हो जाएगा, मतलब पाई। अच्छा जी, अब वो कितना होता है 2 पाई 1 माइनस, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस 2 to 4 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन अपने पास हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में, और सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि जो फाई जो फ्लक्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं डिपेंडेंसी। सपोज करो एक चार्ज Q है जो एक स्फेयर के, है ना, एक अपने अज्यूम कर लिया स्फेयर, यहाँ से इसके अंदर चार्ज है, तो यहाँ से अगर मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ये रेडियस r है, तो क्या होता है ई डी ए वेक्टर। ठीक है, और कोस 0 डिग्री है, तो पूरे का तो पता ही अपने को, तो इस तरीके से मैं निकालूंगा तो ई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब पूरे स्फेयर का लोगे तो आप देखो पूरा ये आ जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट में हमेशा ही सब जगह जो एंगल है वो 0 डिग्री ही रहेगा, वो दिख रहा है आपको, टॉर्ड दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो इसको इंटीग्रेट करके रखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक चीज़ देखो, के को भी आप रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इसका आंसर आ रहा है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो, अरे आर तो कट गया मतलब, तो यहाँ से अपने को एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी फ्लक्स होगा वो इस क्लोज सरफेस का शेप कैसा है, रेडियस कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब कैसी भी शेप का आप लोगे, ऐसे आपने क्यू लिखा और ऐसे कैसी भी शेप का लोगे तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या लिखा जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, क्योंकि रेडियस पे, शेप पे, उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, छोटा लो बड़ा लो, आर कम लो ज़्यादा लो, या ऐसे भी नॉन सिमेट्रिक फिगर लो, तो उसके लिए भी कितना आएगा अपने पास, यही आने वाला है क्यू डिवाइडेड बाई
एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर मान लो ये ऐसे है, एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। ये इस तरीके से एक स्फीयर है और यहाँ कोई चार्ज रख दिया अपन ने यहाँ पे Q। तो अगर फ्लक्स निकालने के लिए आपको बोला जाए कि भैया इसमें से बताओ सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इसमें कोई आपको सोचना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जितना घुस रही है ना उतना निकल रही है। मतलब जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना ही नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, ऐसे है ना, यहाँ पे भी ऐसे होगा, जितना घुस रहा है उतना, और कुछ टेंजेंशियली जाएगा तो वो तो वैसे ही अपने को लेना नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एरिया इस तरीके से। तो जितना निकल रही है उतना घुस रही है, ये कहें तो जितना घुस रही है उतना यहाँ से निकल रही है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स यहाँ पे 0 आपको मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे तो एंगल जो है वो 0 to 90 डिग्री है, और यहाँ पे आप देखो तो एरिया देखो, इधर एरिया तो इधर की तरफ है और ये जा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा, और कोस में 90 से ज़्यादा करता है तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। तो जितना, जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना ही नेगेटिव फ्लक्स आ जाता है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो बड़े एरिया में से निकला, तो भैया ये भी देखो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वीक हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे वीक है। ठीक है, तो ओवरऑल ये दोनों को बैलेंस चलेगा, तो नेट पॉजिटिव फ्लक्स यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, 0 मिलने वाला है। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे गाउस लॉ के बारे में। ठीक है, तो गाउस चाचा ने क्या क्या बोला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाउस चाचा ने एक बहुत सिंपल सा लॉ दिया है अपने को। उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उससे निकलने वाला जो भी फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, Q in डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज Q in? चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, अब इसने आउटसाइड जैसे ये वाला है, पर थोड़ा समझे अगर इस चीज़ को, तो ये मान लो Q1 है, ये Q2 है और ये कोई Q3 आउटसाइड। तो आउटसाइड वाले को इसने इंक्लूड क्यों नहीं किया चाचा ने? ठीक है, तो अंकल ने बाहर वाले Q3 को इसलिए इंक्लूड नहीं किया है कि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला फ्लक्स को, कि जितना घुस रहा है उतना निकल रहा है। पढ़ा था हमने, है ना, देखा था, जितना घुस रहा है उतना निकल रहा है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। नेट फ्लक्स इसके लिए इस ड्यू टू दिस विल बी 0, बट Q1 और Q2 से तो जा सकता है बाहर, इसलिए Q इन यहाँ पे इसको लिया जाता है। चलो ये हमने पढ़ा। अब इससे हम लोग कैसे रिजल्ट निकालेंगे, तो उसके लिए पूरा इक्वेशन अपने को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और वो होता है E वेक्टर। भाई फ्लक्स का अपन इससे पहले भी तो पढ़ा है, तो E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, उसका क्लोज इंटीग्रल, बिकॉज क्लोज सरफेस में हम लोग लगाते ही हैं, डॉट इंटीग्रल लगाएंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो ये गाउस अंकल ने बताया, ये हम पहले से जानते थे, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं इसके ऊपर कि मान लो वही Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये Q3 है, Q4 है, Q5, 3 इसको ले लो, 4 इसको ले लो, 5 इसको ले लो। ठीक है, ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो Q इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस। कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो ना, यहाँ पे कहीं पे भी, तो वो होता है बेसिकली E नेट। यहाँ पे ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, और इवन ड्यू टू आउटसाइड द चार्जेस, उसका नेट हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे अपने को लिखना चाहिए E नेट, ये सबसे सही तरीका है इसका। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट, मतलब E नेट की अगर बात करूँ इस वाले केस के अंदर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर 3 E4 वेक्टर प्लस E5 वेक्टर। किसी भी पॉइंट पे आप जो निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे स्मॉल एरिया वेक्टर पे, तो वहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पूरा इसका जो है एक्सप्लेनेशन अपने को लेके चलना है, या इस तरीके से अपने को समझना है। अब देखो ये Q इन ही हमने क्यों लिखा वो मैंने आपको समझा दिया। ये होता है ड्यू टू द ऑल द चार्जेस। तो अब यहाँ पे क्या है, सपोज करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह 0 है, मान लो E नेट की बात करूँगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E नेट, अगर E नेट एवरीवेयर ऑन द सरफेस 0,
कहीं पे भी जीरो है, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, देखो ये जीरो है तो क्यू इन भी जीरो होगा और नेट फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, ये जीरो है तो ये और ये भी क्या होगा, यहाँ पे जीरो आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये जीरो है, मान लो क्यू इन अगर जीरो है, तो क्यू इन जीरो है तो फ्लक्स तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली इससे रिलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर क्यू इन ज़ीरो है तो आप ये नहीं कह सकते कि ई नेट भी ज़ीरो हो, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस के कारण तो हो सकता है। ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देते हैं। सपोज करो एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, होलो हेमिस्फेयर बोल लो आप, ऐसे क्लोज्ड, मतलब पूरा पैक कर रखा है नीचे भी ऐसे इस तरीके से, और चार्ज को जो है ना आपने इसके जस्ट अंदर रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये हम पढ़ेंगे, चलो इसमें पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट केस तो हम लोग ये देखें, तो इसमें क्या होगा, देखो चार्ज पूरा का पूरा एनक्लोज्ड है, तो सीधा सीधा फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले केस में। ठीक है, पूरा का पूरा अंदर है। अगर इसको तुम जस्ट आउटसाइड रख दो, ठीक है, फर्स्ट केस में तो ये आता है अपना रिजल्ट। अगर जस्ट आउटसाइड रख दो ऐसे, तो जस्ट आउटसाइड मतलब सेकंड केस हम लोग पढ़ रहे, तो जस्ट आउटसाइड अगर आप इसको रखोगे तो देखो जो चार्ज है वो बिल्कुल बाहर है, मतलब जितना घुसेगा उतना, ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है अपने को। तो इनसाइड द चार्ज कितना है, ज़ीरो है, और नेट फ्लक्स इस वाले केस में कितना हो जाएगा, ज़ीरो आपको मिलेगा। अब थर्ड एक और केस है कि अब आपने क्या किया है, इसको इसके बिल्कुल यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे सेंटर, ठीक है, ऐसे। इस वाले केस में क्या होगा, अब आप देखोगे इसको थोड़ा जूम करेंगे तो ये ऐसे रखा हुआ, ये लाइन है और इस पे चार्ज रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इसका हाफ पार्ट अंदर है और हाफ पार्ट बाहर है। जो बाहर है उससे तो अपने को कुछ काम नहीं है, लेकिन जो अंदर है वो अपने को यहाँ पे इस वाले केस में लेना पड़ेगा, बिकॉज जो इसी सरफेस पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस वाले केस में आपका आंसर होना चाहिए हाफ चार्ज इनसाइड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये आपका रिजल्ट इस वाले केस में। अब देखो इसी पे और टाइप के क्वेश्चन भी, कि सर अगर एक चार्ज है ना, ये CBSE में भी एक बार आ चुका है, ऐसे इस सरफेस से कितना निकलेगा, ये स्क्वायर है जिसकी साइड A है और यहाँ से ये A/2 पे रखा हुआ है ये चार्ज, ऐसे है ना, इस सरफेस से Q चार्ज, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इस सरफेस से ABCD से। इस वाले केस में आप क्या करोगे, इसको सिमेट्रिकली क्लोज कर दो। सिमेट्रिक क्लोज करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब देखो ये पूरा अब क्लोज है इस वाले केस में, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा फाई टोटल लिखना, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन मेरे को तो केवल इस सरफेस के लिए निकालना है, तो सिमेट्रिकली देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इतना चार्ज पूरी टोटल 6 सरफेस से निकल रहा है, तो इस एक सरफेस से कितना निकलेगा, ठीक है, फ्रॉम ABCD इसका 1/6 मतलब Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, समझने के लिए कि पूरा इसको सिमेट्रिकली क्लोज कर दो आप, तो फिर आप आसानी से उसको कर सकते हो। फ्लक्स निकालने के लिए मैं सॉलिड एंगल वाले कंसेप्ट को घुसाऊंगा इसके अंदर। तो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सॉलिड एंगल में और आपके प्लेनर एंगल में जो रिलेशन था पहले तो वो लिख लो, दैट इज 2π1 माइनस कोस अल्फा, ये अपने पास वहाँ पे एक रिलेशन था। अब हमें एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसका सॉलिड एंगल होता है 4π, ठीक है, तो अगर 4π एंगल है मतलब कंप्लीट क्लोज सरफेस हो गई और उसके अंदर चार्ज Q है, तो जो फ्लक्स होता है वो आता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आता है, ये अपने पास क्या चल रहा है, सॉलिड एंगल पूरी सरफेस के लिए लिया है, और ये आपका क्या है, फ्लक्स, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से वो कॉन्सेप्ट मेरे को फ्लक्स डायरेक्ट निकालना सीखना है।
तो अगर देखो यूनिट सॉलिड एंगल लेंगे तो उससे कितना निकलेगा, Q डिवाइडेड बाई 4πε0। ये अब मेरे को यूज़ करना है। अगर आपको स्टेरेडियन इसकी यूनिट होगी, अगर आपको सॉलिड एंगल पता है तो आप उससे कितना फ्लक्स निकलने वाला है निकाल सकते हो। भाई यूनिट सॉलिड एंगल में कितना निकलता है, इतना, तो कितना सॉलिड एंगल बढ़ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक डिस्क लिया हमने, ऐसे मान लो ये डिस्क है इस तरीके से, और यहाँ पे ठीक है, और ये जो एंगल है दैट इज अल्फा, ठीक। अब मेरे को इसका सॉलिड एंगल निकालना है, ये रेडियस r है इसकी, तो सॉलिड एंगल मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होगा यहाँ पे, ये कुछ भी है, पहले तो सॉलिड एंगल निकालो तो हो जाएगा 2π1 माइनस कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर का रूट, इट इज़ 1 माइनस a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है साहब। अच्छा जी, ये आ गया अपने पास सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा ये सॉलिड एंगल आ गया। अब इससे मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, इससे मेरे को निकालना है कि फ्लक्स कितना निकलेगा इसमें से। तो फ्लक्स देखो यूनिट सॉलिड एंगल में से कितना निकल रहा है, इतना, तो इतने में से कितना निकलेगा, ये हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। भाई इसको मल्टीप्लाई तो करना है, तो फ्लक्स जो हो जाएगा यूनिट से इतना निकल रहा है, तो ना Q डिवाइडेड बाई 4πε0 यूनिट, ठीक है, वेबर पर सॉलिड एंगल। तो इतने सॉलिड एंगल से कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको फ्लक्स को निकाल सकते हैं। ओके, अब एक और इस पर हम लोग समझने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज इस तरीके से आपको दे रखा है, ये Q1 है, ये Q2 है, और यहाँ से फील्ड लाइन जो है ना ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे, है ना, मतलब ये तो एंगल अल्फा बना रखा है, और ये कुछ एंगल है दैट इज़ बीटा, इस तरीके से ये जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 फाइंड आउट करो, अल्फ़ा और बीटा आपको गिवन है, ठीक है। अब एक चीज़ तो हम बता ही सकते हैं कि पॉजिटिव Q1 तो पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, और Q2 क्या है, नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है, जा रही है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये नेगेटिव हो गया। अब इनका मैग्नीट्यूड भी हमने को निकालना है। तो देखो भैया सॉलिड एंगल का कंसेप्ट घुसाएंगे इसमें। तो पहली बात तो ये है कि भाई जितना यहाँ से निकलेगा वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो ये चीज़ तो मेरे को पता है, मतलब फ्लक्स जितना यहाँ से निकल रहा है उतना यहाँ पे जा रहा है। तो अगर मैं निकाल लूँ कि Q1 से निकलने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू Q2 से निकलने वाला फ्लक्स, तो वहाँ से कोई चांसेस है। तो देखो कैसे, तो फ्लक्स फ्रॉम Q1, तो इसको मैं φ1 बोल देता हूँ, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, वो होता है, यहाँ से भी आप सीख सकते हो, ठीक है, पर यूनिट सॉलिड एंगल से, है ना, यूनिट सॉलिड एंगल से कितना निकलेगा, Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0, और इसका जो सॉलिड एंगल है वो कितना है, तो सॉलिड एंगल ये अपने को प्लेन एंगल दे रखा है, सॉलिड एंगल का रिलेशन अपने को पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2π1 माइनस कोस अल्फ़ा। ऐसे φ2 के लिए भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, दोनों को वैसे भी इक्वली तो करना था, φ1 इज इक्वल टू φ2, जितना निकलेगा उतना घुसेगा, तो उसका मैं इधर ही लिख देता हूँ फिर। तो हो जाएगा Q2 4πε0 इंटू 2π1 माइनस कोस बीटा। कुछ कट रहा है तो काट दो भैया। देखो 2π से 2π कट जाएगा, 4πε0 से 4πε0 कट जाएगा, है ना, तो हटा भी दो, तो फिर बात ही क्या कर रहे हो। ये लो 4πε0 से 4πε0 भी उड़ा दो, ये लो सब। अब बचा क्या, बचा ये कि इधर तो ये बच रहा है, उधर ये बच रहा है, तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 अपने को निकालना था, तो बड़े आसानी से आ गया, ठीक है। Q1 डिवाइडेड बाई Q2,
Q1 डिवाइडेड बाई Q2, उसको इधर ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस कोस बीटा 1 माइनस कोस अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा आइडिया लगाएं कि भाई किस में ज़्यादा हो सकता है। तो जिसका एंगल, जिसकी कोस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है, जिसकी भी कोस की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना। मान लो अल्फ़ा की जैसे अपन देखें तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, बीटा की वैल्यू ज़्यादा, कोस में क्या होता है, एंगल ज़्यादा तो वैल्यू कम, तो वैल्यू कम है तो इसमें से कम माइनस होगा तो ये ज़्यादा बनेगा। भाई ये बीटा ज़्यादा है तो कोस बीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 1 में से कम चीज़ माइनस होगी तो ये क्या हो गया, इसके कंपैरेटिवली तो ज़्यादा हो गया, और इसके कंपैरेटिवली अगर ज़्यादा हो गया तो इसका जो ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये चीज़ ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, मतलब यहाँ से जो रिलेशन है वो ये है अपने पास कोस, हाँ थीटा बोल दो अभी, है ना, जनरल मैं बता रहा हूँ इसमें। तो जिसके लिए ये चीज़ कम होगी उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके लिए ज़्यादा होगी उसके लिए क्या हो जाएगा, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है जिसको हम लोग समझ सकते हैं।